ओके, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है आज थोड़ी सी। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, हमेशा बहुत बार ये होता है कि इथिक्स इन मेडिकल रिसर्च, ये चीजें बहुत, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत ज्यादा गाइडलाइंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत ज्यादा इथिकल कंसिडरेशंस है। द कमिटीज है डिफरेंट, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी हो गई या बहुत सारी कमिटीज जो है, तो उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इथिक्स टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ethics is a discipline study or a morality. Okay, whatever the moral values that should be keep up while doing a research, that one comes under the ethics in that particular research methodology. Okay, so what should one's behavior would be in the research to start the research, or since we are finding or we are establishing the problem, the ethics is a very much important thing in a research methodology. Okay, तो यहाँ पे वापस से मोरल, इथिकल, लीगल, ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे इथिक्स ऑफ रिसर्च में आ जाती है। इथिक्स मीन्स व्हाट इज राइट, लीगल मीन्स व्हाट शुड बी राइट, एंड मोरल, तो इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन मिला के हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मोरल। लेकिन ये तीनों चीजों को हमें एक साथ में पढ़ना है इथिक्स में। ओके, इथिक्स में बी डिफरेंट देन दैट ऑफ लीगल। लीगल मैटर में अगर चले जाए तो शायद वो उससे अलग हो सकता है, लेकिन उन दोनों का कॉम्बिनेशन इथिक्स में देखना पड़ेगा। ओके, तो उसके डेफिनेशन है। ओके, was a series of a force experiment। हाँ, तो यहाँ पे इथिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन जो भी हुआ था, एक्सपेरिमेंट जो भी हुए थे ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर और बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर, विदाउट एनी कंसर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपल्स, उनको एक जगह पे लाया जाता था, कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। बहुत ज्यादा चीजें नॉर्थ कोरिया और नाजी मतलब जर्मनी में हुई थी ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर और बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर सम टाइम पे। तो उसके बाद में इथिकल कमिटीज बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइडली काम करने लगी, अलग अलग गाइडलाइंस बनाए गए, लेकिन कंडक्टेड विदाउट एनी कंसर्न एनी काइंड ऑफ रिसर्च। ओके, ये एक थैलिडोमाइड ट्रेजेडी करके है। So thousands of children were born with a birth defect. As a result, their mothers taking a thalidomide for a morning sickness during pregnancy। ये भी चीज जो है ये बहुत ज्यादा वो बहुत इस पे बवाल हुआ था कुछ सालों पहले। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये विदाउट एनी कंसेंट ये चीज हुई थी, विदाउट एनी कंसेंट। सो ड्रग इफिकेसी अमेंडमेंट 1962 में आया। So drug manufacturers should provide the proof of the effectiveness and the safety of their drugs before approval from the FDA, and
ड्रग एडवर्टाइजिंग शुड बी डिस्क्लोज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट साइड इफेक्ट। 1962 में ये अमेंडमेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आई थी, जो अभी बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हो गई है। लेकिन ड्रग अमेंडमेंट एक्ट फॉर द इफेक्टिवनेस एंड द सेफ्टी पर्पज जो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ था, दैट वन इज इन 1962। ओके। टू इज क्रॉनिक डिसीज हॉस्पिटल स्टडी। तो इन जुलाई 1963, ये क्यों बता रहा हूँ, ये कभी कभी पूछा जाता है। रिजेक्शन ऑफ ह्यूमन कैंसर सेल। तो इसमें क्या हुआ था कि कैंसर सेल डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया था, और उसको बहुत सारे लॉज ब्रेक हुए थे। लेकिन ये जो है क्रॉनिक डिसीज हॉस्पिटल स्टडी जो है, तो ये भी बहुत बवाल मचाने वाला केस हुआ था इन जुलाई 1963। इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग। ओके। ये एक अलग से स्टडी है कि सिफेलिस पे स्टडी किया गया था 1972 में, जहाँ पे 32 से लेके 72 तक, कि सिफेलिस जिनको भी हुआ है उनको एक जगह पे छोड़ दिया था, विदाउट एनी कंट्रोल, विदाउट एनी डिसीज, विदाउट एनी वॉट एवर थिंग्स, विदाउट, जस्ट होल्ड डाउन, आई हैव अ कॉल। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पेशेंट का कॉल था। तो ये चीजें हुई थी, तो ये याद रखना कि सिफेलिस पे स्टडी हुआ था 1932 से 1972 तक। जो तुर्किश केस था वो भी बहुत बवाल मचाने वाला केसेस था। ओके, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप लोग। तो इसमें जो भी चीजें धीरे धीरे चेंज होती गई रिगार्डिंग द रिसर्च इथिक्स। तो हिप्पोक्रेटिक ओथ हम सबको पता है कि 15th सेंचुरी में, सॉरी 5th सेंचुरी बीसी में आई थी। न्यूमनबर्ग कोड जो आया था वो आया था 1942 में, 48 में। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइडली कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1948 में आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जिनेवा के इमिडिएटली बाद में जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसमें आया था। हेलेंस की डिक्लेरेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरसीटी के लिए, that one declared, or that one formed in 1964. Belmont's report again 1979. ICMR guidelines for the human research, Schedule Y, GCP guideline. Then the amendment in a Drug and Cosmetic Act established in 2006, implemented in 2015. ये सब चीजें जो है वो पूछी जाती है। तो हिपोक्रेटिक ओथ हम सबको पता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या था न्यूमनबर्ग जर्मनी में, जो भी हमने यहाँ पे जो भी देखा है, तो उसके इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि 1945 से 1949 में न्यूमनबर्ग जर्मनी में जो भी चीजें हुई थी, नाजी वॉर क्रिमिनल जस्टिस उनको देना था। आउट ऑफ देम द 23 डॉक्टर्स, 7 वेयर एक्विटेड। इस या इसके बाद में जो भी केस हुआ था, वहां पे ये सब चीजें हुई थी। लेकिन न्यूमनबर्ग कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द न्यूमनबर्ग कोड इज अ सेट ऑफ अ 10 रिसर्च प्रिंसिपल। जैसे मैंने बोला था कि न्यूमनबर्ग कोड कब आया था, 1948 में। आफ्टर दैट पर्टिकुलर नाजी का जो भी हमने देखा उसके बाद में, जिसमें न्यूमनबर्ग कोड में द 10 रिसर्च प्रिंसिपल, एंड इट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रिसर्च प्रिंसिपल, हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, when to conduct research, on whom to conduct research. Likewise, there are 10 research principles, first documented evidence in the world, Nuremberg Code. Okay, okay. तो ये जो 10 है,
इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूमनबर्ग कोड 1948, वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए, एक्सपेरिमेंट टू बेनिफिशियल चाहिए, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट टू बी बेस्ड शुड ऑन साउंड नॉलेज। मतलब उससे पहले हमें लिटरेचर रिसर्च करना है, एनिमल रिसर्च करना है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आनी चाहिए। सेफ्टी ऑफ अ पार्टिसिपेंट्स टू बी कंसिडर्ड, सेफ्टी मस्ट बी कंसिडर्ड, which is coded, which is documented in the 1948। Likewise क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, द डॉक्यूमेंटेड कब किया गया था सेफ्टी अबाउट द पीपल्स इन्वॉल्विंग इन रिसर्च, दैट वन इज द न्यूमनबर्ग कोड 1948। इस हिसाब से ये सभी की सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंसी 1964, a set of ethical principle regarding the human experimentation for the medical community by the World Medical Association, WMA का लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की का ईयर पूछा जाता है। तो issued addressed in a declaration of Helsinki, research with a human should be based on the result from a laboratory and animal experiment। जैसे न्यूमनबर्ग से एक स्टेज आगे या कुछ चीजें इसमें ऐड की गई थी, जैसे इन्फॉर्म कंसेंट न्यूमनबर्ग में नहीं था, सिर्फ वर्बल इन्फॉर्म कंसेंट पे भी चल जाता था। लाइकवाइज और ज्यादा चीजें इसमें ऐड हो गई है, एंड दैट वन इज द फर्स्ट पायोनियर फॉर द आरसीटी, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल का ये सबसे फर्स्ट पायोनियर है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस। देन द बेलमोंट रिपोर्ट 1972। तो इसमें क्या क्या प्रिंसिपल है? रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, बेनिफिशियंस, जस्टिस, ये तीनों चीजें आज भी यूज होती है। बेलमोंट रिपोर्ट 1979 में। तो प्रिंसिपल्स याद रखना है आपको, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, बेनिफिशियंस एंड जस्टिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। उसके बाद में द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, दैट वन इज आईसीएच गाइडलाइन, जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, आईसीएच जीसीपी गाइडलाइन जिसको बोलते हैं। तो ये सब उसमें गाइडलाइंस है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज, ये सबसे पहले आईसीएच में आया था। जो अभी हम सीटीआरआई, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन करना है, एनिमल ट्रायल रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब चीजें आईसीएच गाइडलाइंस के अंडर में आती है। सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन शुड बी एस्टेब्लिश्ड बिफोर द यूज, वो भी आईसीएच गाइडलाइंस में दिया गया है। देन द आईसीएच रिड्यूस द नीड ऑफ डुप्लीकेट टेस्टिंग। अगर एक ही चीज को हम बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आईसीएच गाइडलाइन उसको भी हैम्पर कर रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड उस पे ये चीजें अप्लाई होती हैं। ICH guidelines are applicable throughout the world। ओके। अब ICH गाइडलाइन पे बहुत बार पूछा जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की एंड ICH गाइडलाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कि मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन जो है वो ICH गाइडलाइन, हेलेंस्की स्ट्रिक्टली रिलेटेड विथ RCTs, दैट वन इज रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद में ग्रुप क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस इन इंडिया, इंडिया में आ गई है, जो बायोमेडिकल स्टडीज होते हैं, डिजाइन, कंडक्ट, टर्मिनेशन, ऑडिट, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द स्टडीज इन्वॉल्व द ह्यूमन सब्जेक्ट। जिस किसी सब रिसर्च में सैंपल या भी सब्जेक्ट एज ए ह्यूमन करके इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ये गाइडलाइन अप्लाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जीसीपी गाइडलाइंस फॉर द लैबोरेटरी, जीसीपी गाइडलाइंस फॉर द फूड, ये सब कुछ चीजें बाद में इसमें इम्प्लीमेंटेड कर गई है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पूछा जा सकता है कि WHO, ICH, USFDA, यूरोपियन GCP गाइडलाइंस एज वेल एज द इथिकल गाइडलाइंस एंड द बायोमेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स इश्यूड बाय ICMR। जीसीपी गाइडलाइंस में ये सभी कुछ चीजें इंक्लूड करके जीसीपी गाइडलाइंस फॉर इंडिया डेवलप की गई है। ओके। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR गाइडलाइंस 2000, जो आज भी यूज हो रही है, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई है, लेकिन ICMR गाइडलाइंस बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट भी सेपरेटली है कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसके परमिशन के बगैर
हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल या कोई भी ह्यूमन रिसोर्स पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं वहां पे रजिस्टर करे बिना, इन इंडिया स्पेशल। ओके, तो वो कौन से 4 प्रिंसिपल्स पे बेस है, तो वो आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट ऑफ एटोनॉमी, हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअलिस्टिक ऑरा होता है, उसका रिस्पेक्ट करना है। जस्टिस, हर एक पेशेंट को, हर एक इंडिविजुअल जो भी हमारे रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करना है, मतलब हर एक चीज उसको प्रॉपरली मिलनी चाहिए। लाइकवाइज उसको मेडिसिन मिलना चाहिए, उसको अगर साइड इफेक्ट हो रहा है उस रिसर्च में तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, if that one having a long lasting side effect or the permanent damage, then that should be included। प्लासिबो अगर है तो उसको ड्रग देना है। बेनिफिशियंस क्या क्या है, तो उसको अगर बेनिफिशियंस मिल रहा है और कैसे मिलेगा, ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और नॉन मैलिफिसेंस, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी माल फंक्शन वहां पे होना नहीं चाहिए। वो सब कुछ आपको पहले ही डिसाइड करना है। इफ दैट वन इज हैपन, अपार्ट फ्रॉम दैट और बियॉन्ड दैट, दैट वन इज जस्टिफाइबल। लेकिन ये चार जो भी प्रिंसिपल्स है वो आपको याद रखने हैं। और द इंडियन आईसीएमआर गाइडलाइंस के अंडर में 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। आईसीएमआर गाइडलाइंस जो भी है, तो ये उसके 4 बेसिक प्रिंसिपल पे, जिसके ऊपर ये 12 जो है, तो वो प्रिंसिपल्स बेस्ड है। इसेंशियल है क्या, वॉलंटरीनेस है क्या, सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट का, देन द एक्सप्लोटेशन हो रहा है किसी का, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हुई है, रिस्क मिनिमाइज किया हुआ है या नहीं, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है या नहीं। मतलब अगर किसी चीज को, कैंसर पे अगर स्टडी कर रहे हैं हम लोग और ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो दैट रिसर्च शुड नॉट बी कंडक्टेड एज पर द आईसीएमआर गाइडलाइंस। उसका अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट रिलेटेड विद फाइनेंस इन रिसर्च। फाइनेंस का अकाउंट्स वहां पे मेंशन होना ही चाहिए, लेकिन दैट शुड बी अकाउंटेबल। होल रिसर्च शुड बी अकाउंटेबल। किसी न किसी को तो उसका जो भी आउटकम है, जो भी चीजें हैं, उसको जस्टिफाई करनी पड़ेगी और उसको एक समराइज रिपोर्ट कराना पड़ेगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। ओके, उसके बाद में पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक की सेफ्टी और मैक्सिमम जनरलाइजेशन होना चाहिए। देन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वॉट एवर द माल फंक्शन हो गया तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा। पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जो भी आपका कंक्लूजन है वो पब्लिक डोमेन में आना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द आईसीएमआर गाइडलाइन। और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किस पे होगी, कंप्लायंसेस जो भी होंगे तो वो सब इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। 12 प्रिंसिपल्स शुड बी कंसिडर्ड इन आईसीएमआर गाइडलाइन इन इंडिया while डूइंग द रिसर्च ऑन अ ह्यूमन बीइंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च इथिक्स। ओके, autonomy and respect, beneficence, then the normal functions, justice, scientific validity, veracity and honesty। ओके, तो ये 6 चीजों पे आपका प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स होना चाहिए रिगार्डिंग द ह्यूमन ट्रायल्स। इसके डेफिनेशन से इस पे हम ज्यादा हमें देखना है आगे, इसलिए कंक्लूजन बायस में नहीं जाना है। इनफॉर्म कंसर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्चर मस्ट ऑब्टेन अ वॉलंटरी रिटर्न इनफॉर्म कंसर्न from the prospective participant for any biomedical and health research involving human participants। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी करते हो, देन ऑल्सो यू नीड अ इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट आपको वहां पे भी चाहिए, इतना याद रखना। तो उसके लिए क्या करना है, वॉट एवर यू आर डूइंग इन दैट रिसर्च यू शुड एक्सप्लेन इन डिटेल to that particular participant or that particular volunteer, okay, in the language of that patient। okay,
तो इन्फॉर्म कंसेंट दो तरीके से ली जा सकती है। द पेशेंट डायरेक्ट इन्फॉर्म कंसेंट दे सकता है, ओके, और अगर नहीं है तो किसी और से या क्लोज रिलेटिव से हम इन्फॉर्म कंसेंट ले सकते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन बता रहा हूँ, लिख लेना, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर पेडियाट्रिक, सबसे पहले गाइडलाइन थी कि इन्फॉर्म कंसेंट अगर पेडियाट्रिक बच्चों में अगर कोई चीज करनी है तो दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड सेकंड थिंग इन फ्रंट ऑफ अ लीगल पर्सन एंड एमएसडब्ल्यू, दैट वन इज अ सोशल वर्कर जो चाइल्ड वेलफेयर में काम करता है। ये पहले इनिशियल गाइडलाइन थी बिलो लाइक 14 years, और उसके बाद में वर्बल। तो अब जाके गाइडलाइन चेंज हुई है कि 8 year के बच्चा जो भी है, 8 साल से ऊपर वाले बच्चे जो भी होंगे, तो उनका वर्बल कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। उनको उनके लैंग्वेज में क्या होने वाला है ये सब कुछ समझाना है रिसर्चर को, और फिर बाद में उसको वर्बल कंसर्न जो है इन फ्रंट ऑफ अ लीगल पर्सन एंड सोशल वर्कर हु इज डीलिंग इन अ चाइल्ड वेलफेयर। ये बड़ा वाला चेंज हुआ है कुछ सालों पहले। Informed consent should be written in the two manners. That one is the universal language, and the second language is in the patient's mother tongue. Okay. उसके बाद में इन्फॉर्म कंसेंट में सभी कुछ चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे वॉट एवर द आई डॉक्टर अविनाश जाधव, a postgraduate student of Department of Pharmacology of that and that is college conducting and कौन सा इश्यू कंडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर डबल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड है, वो सब चीजें उसको बतानी पड़ेगी। उसके बाद में ही आपका वो इन्फॉर्म कंसेंट माना जाएगा। ओके। इन्फॉर्म कंसेंट के एलिमेंट्स जो भी हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। द ट्रायल इन्वॉल्व्स रिसर्च, द पर्पस, मेथोडोलॉजी, ट्रायल ट्रीटमेंट, रैंडमाइजेशन, देन द ट्रायल प्रोसीजर क्या क्या है, रिस्क बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके अगेंस्ट में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अगर कोई रिस्क हो जाए तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो, अगर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, जैसे अगर मैं किसी चीज का पेन के लिए दे रहा हूँ कोई मेडिसिन, अगर उससे वो पेशेंट को फायदा नहीं मिल रहा है, तो अगर मेरा कंडक्टिंग ट्रायल 1 महीने तक है और वो पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में है, तो एट दैट टाइम उसको कोई ना कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ओके। तो ये सभी चीजें इन्फॉर्म कंसर्न में होनी ही चाहिए। एनी पेमेंट, अगर आप पेमेंट दे रहे हो फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट शुड बी रिटन इन दैट इन्फॉर्म कंसर्न, और otherwise it will be considered as a bias, and that research is going to be failed. That one is not going to accepted. Okay. रीजन ऑफ अ टर्मिनेशन क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए, जैसे विड्रॉल क्राइटेरिया हम लोग लिखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, एनी अदर जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द रिसर्च। अगर कैंसर का कोई हम ड्रग दे रहे हो, तो अगर इमिडिएटली उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर मेटास्टेसिस हो गया, तो उस हिसाब से हमें देना है। तो ये इन्फॉर्म कंसेंट के एलिमेंट्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट लिख लेना। ये एक चीज का जो है ना, आप स्नैपशॉट ले लें, इन्फॉर्म कंसेंट कब, कहाँ और किससे लेनी है। In case of an individual who is not capable of giving a voluntary informed consent, that consent of a legal authorized representative must be obtained. Consent from, अगर कोई कोमा में है पेशेंट तो वो कंसेंट नहीं दे सकता है, तो इमीडिएट ब्लड रिलेटिव दे सकता है उसके। Where the participant and or LAR, that one is a legal authorized representative, is illiterate. अगर कोई, मैं खुद भी, मुझे पढ़ना नहीं आता है या कुछ समझ में नहीं आता है, और मेरा फर्स्ट ब्लड रिलेटिव भी अगर इलिटरेट हो, सो एट दैट टाइम व्हाट शुड वी डू, लिटरेट इम्पार्शियल पर्सन वहां पे जाना है, और दैट शुड बी अ सोशल वर्कर और लीगल पर्सन। उसके सामने आप विटनेस को रख के कंसेंट प्रोसेस ले सकते हो। यहाँ पे भी 2 विटनेस चाहिए होते हैं। ओके।
The researcher who administrated their consent must be also signed and mention date on the consent form. ओके, इसका स्नैपशॉट लेके रखना कि कब किससे कैसे इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन करनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट इन रिसर्च मेथोडोलॉजी हैविंग ए ह्यूज इम्पैक्ट। ओके, वही चीजें आगे बताई हुई कि थंब इम्प्रेशन कब लेना है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं व्हाइल डूइंग इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी आजकल माना जाता है। ओके, ये रिसर्च इथिक्स के rules, regulation, justice, dignity, confidentiality, competence, moral principle, ethical practice, values, privacy, honesty, beneficence, autonomy, and the malfunctions, integrity, respect, rule, regulations, justice, ये सारी चीजें इथिक्स, रिसर्च इथिक्स में आती हैं। Then why should there be a research ethics? रिसर्च इथिक्स क्यों होते हैं? तो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टू शो रिस्पेक्ट towards the privacy, the confidentiality, all those things, वो आता है इन्फॉर्म कंसेंट में। उसी में हमें मेंशन करना होता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर हम किसी ओपीडी में जाके किसी पेशेंट का डाटा भी पब्लिश कर दें तो उसका इन्फॉर्म कंसेंट उस हिसाब से चाहिए। अगर नहीं होगा तो दैट वन इज द लीगल इशू। ओके, ओके, डू नॉट ग्लॉस रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स कभी भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसके बाद में उसको प्रॉपरली रखना है, मॉडिफाई नहीं करना है। जो भी डाटा आपको मिलता है ये इथिक्स के स्ट्रक्चर से एक्चुअल डाटा पे ही एनालिसिस करना है। कैनॉट इंक्लूड, बाहर का कोई डाटा यूज नहीं करना है। रिपोर्ट एरर कभी भी नहीं आनी चाहिए उसमें। अगर एरर आ रही है तो उसको आपको फाइंड आउट करना है और एरर को सब्सटेंशियली, जो भी स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस है उसके साथ में आपको जस्टिफाई करना है। एरर को रिपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, keep data and material for 5 years minimum। अगर आप कोई भी क्लिनिकल रिसर्च या रिसर्च कर रहे हो, दैट शुड बी कीपिंग अप टू अ 5 years मिनिमम। अगर कैंसर रिलेटेड या फिर लॉन्ग लास्टेड कोई इंक्यूबेशन वायरस का रिसर्च कर रहे हैं, दैट शुड बी कीप अप लाइक 15 और मोर देन 15 years। 15 साल से भी ज्यादा रखा जाता है बहुत सारी जगह पे। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी। तो ये हमें देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी द मेंटेन ethical standard practice in a research, ensure the protection of a subject and research workers, to provide the reassurance to the public, protect researchers from the criticism और अनजस्टिफाइड जो भी रिसर्च होगा तो उसको हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इसको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी और द इथिकल रिव्यू कमिटी, इन सब नामों से जाना जाता है। ओके, प्रोसीजर टू इथिकल क्लियरेंस। इथिकल क्लियरेंस अगर किसी भी चीज का लेना है तो सबसे पहले हमें प्रपोजल, क्वेश्चनरीज, इन्फॉर्म कंसर्न एंड इंफॉर्मेशन लिफलेट etc should be submitted towards the ethical committee, in front of the ethical committee. That ethical committee is going to be question us and we should answer them। Okay,
अब इथिकल कमिटी जो है, तो इथिकल कमिटी मस्ट बी हैविंग 7, 9, 11 or 13 members. द चेयरपर्सन is from outside of that particular institute, which is having a what we can say, उसको रिसर्च में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए. सेकंड थिंग, अगर इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी जो है वो रिगार्डिंग मेडिकल सिनारियो पे चल रही है, रिगार्डिंग द मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम पे चल रही है, तो उसमें वन डॉक्टर फ्रॉम अ मॉडर्न मेडिसिन हु इज अ कैपेबल. सेकंड आता है, जिस किसी पैथी का भी रिसर्च होना है तो उस पैथी का एक्सपर्ट होना चाहिए. अगर कोई चाइल्ड है पेडियाट्रिक में है तो पेडियाट्रिक से, अगर कोई आयुर्वेद से कर रहा है तो आयुर्वेद से. थर्ड पर्सन शुड बी अ लीगल पर्सन. दैट लीगल पर्सन लाइक एडवोकेट और रिटायर्ड जज. उसके बाद में आता है आपका फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट. उसके बाद में आता है आपका स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट. उसके बाद में आता है आपका सोशल वर्कर. उसके बाद में आता है आपका लेमैन, जो भी नॉर्मल सोसाइटी का कोई भी बंदा है, वो दैट मे बी अ लिटरेट इलिटरेट, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन और द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. तो ये लोग वहां पे होने ही चाहिए. अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से वहां पे टेक्सोनॉमिकल एक्सपर्ट भी चाहिए. उसके बाद में फार्माको विजिलेंस एक्सपर्ट भी चाहिए. ये सब लोग वहां पे चाहिए इन इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी. ओके. थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हाइपोथेसिस के बारे में पता है? इफ यस देन टेल मी यस. इफ नो देन आई कैन एक्सप्लेन. प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स. हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। ओके. एक मिनट में पीपीटी खोल रहा हूँ हाइपोथेसिस के लिए. हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट्स. अगर हाइपोथेसिस, किसी हाइपोथेसिस मीन्स द अजम्पशन or something we are going to assume before our research is going on. जैसे हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं उसी पे डिपेंड हमारा हाइपोथेसिस होता है. अ लॉजिकल assumption of your research is nothing but the hypothesis in any kind of a research. यहाँ पे सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के बारे में दैट वन इज द इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने ये खोला है. लेकिन हाइपोथेसिस जो है
तो H0 hypothesis, that one is a null hypothesis considered as a truth or a pure or a fundamental study, because the null hypothesis stated whatever you are having in your hand. अगर मैंने बोल दिया कि भृंगराज तेल बालों के लिए अच्छा है, तो ये हमें पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइकवाइज, और मेरा रिसर्च है कि बालों के लिए भृंगराज तेल अच्छा नहीं है, तो ये मेरा अजम्पशन लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको मुझे रिसर्च करके प्रूव करना है। जो भी यहाँ पे आइडेंटिकल या फिर जो भी चीजें ट्रूथ करके आती है, इस इन हैंड ट्रूथ जो पहले से है, उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। दैट वन इट डिपेंड्स ऑन अ रिसर्च क्वेश्चन। ओके। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? तो अल्टरनेटिव hypothesis, that one is the whatever you are going to prove with the help of your research study, that one is the alternative hypothesis or the research hypothesis. The alternative hypothesis can be more than one, two, three, four, we can judgmental. Likewise, if you are studying drug A and drug B in the management of disease C, so we can state that A is better than B, or B is better than A in the management of disease C. That one is the H1, H2, और H3 भी बन सकता है कि both are having a equal effect। और हमारा H0 क्या है, जो हमें पता है कि ये दोनों का इफेक्ट डिसीज सी में बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है। अगर त्रिभुवन कीर्ति ज्वर में ले ले या गुरुची ले ले, तो इन दोनों का इफेक्ट ज्वर या फिर फीवर में अलग अलग आता है। तो गुरुची कैन बी बेटर और त्रिभुवन कैन बी बेटर, or both are having an equal effect or the similar effect. So in that condition, we are having a three research hypothesis. So research hypothesis can be more than one, depends on the variables we are using or the study design. इसके बाद में हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स बनते हैं। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सर्वइदम पंचभौतिकम अस्मिन्, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। उसके बाद में होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, जहां पे एक से ज्यादा चीजों पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करनी है, बस इतना ही याद रखना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस करके एक रूट होता है, तो जहां पे हम खुद हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति लेने के बाद फीवर कितना कम हुआ। हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुके हैं कि त्रिभुवन कीर्ति लेने के बाद फीवर जो है, ज्वर जो है, वो कम होने वाला ही है। वी आर नॉट सेइंग दैट द इफेक्ट ऑफ अ त्रिभुवन कीर्ति ऑन इन द particular fever, we are saying how much temperature is going to be reduced after taking त्रिभुवन कीर्ति in fever। सो हमें पता है कि वो डायरेक्शनल हम दे चुके हैं कि एक ही डायरेक्शन पे चलना है। सो दैट वन इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जहां पे भी आपको समझ में आए, क्वेश्चंस दिया जाता है, हाइपोथेसिस स्टेटेड किया जाता है, और ये यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, सिंपल हाइपोथेसिस है। सिंपल हाइपोथेसिस दैट मीन्स द we are establishing a cause and effect relationship in between only two variables, एक डिपेंडेंट एंड एक नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो हमने कल देखे। व्हाट इज मीन बाय द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? सिंपल में सिर्फ एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा डिपेंडेंट एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। और डायरेक्शन में कहाँ पे हमारा रिसर्च जाएगा, आइदर टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, आइदर टुवर्ड्स अ नेगेटिव डायरेक्शन, वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में ही डिक्लेयर किया जाता है। दैट वन इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट्स ऑफ हाइपोथेसिस टाइप्स, बट आपके लिए इतना ही जरूरी है।
Right now we are going to study the data or data, whatever the pronunciation. Okay, a set of values obtained in your research. That one is a data. That one is a qualitative, quantitative, discrete, continuous, primary, secondary, nominal and ordinal. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कल देख चुके हैं. डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट में क्या है, अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, और कंटिन्यूअस में हमें एक जैसा ही कंटिन्यूअस डाटा मिल सकता है. प्राइमरी और सेकेंडरी कल देखा हुआ था हमने कि प्राइमरी, दैट वन रिसर्चर शुड रिलाई ऑन प्राइमरी. जो भी रिसर्चर ऑब्टेन कर रहा है, जो भी आप्तोपदेश है, वो सब प्राइमरी में आ रहा है. और सेकेंडरी में जो भी जर्नल, थीसिस, पेपर वर्क, न्यूज, इस सब में से आ रहा है, वो दैट वन इज सेकेंडरी. एंड नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, जिसको हम नाम दे सकते हैं, दैट वन इज नॉमिनल. लाइकवाइज द boys, how many boys are there, how many girls are there, we can differentiate. And the ordinal, that should be in a point one. Likewise the age p, then the sugar values. Okay, qualitative data also called as a numerational data. इसको याद कर लेना. And quantitative data is a measurement data. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है क्वांटिटेटिव के लिए, व्हाट इज मीन बाय द मेजरमेंट डाटा. कई बार पीएचडी के लिए आ चुका है, तो शायद आ भी सकता है. ओके, discrete data, here we always get a whole number. Okay, number of hospitals in bed, malaria cases, all those things. तो whole number मिल जाता है. discrete data या continuous data, याद रखना इस चीज को. स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें होता है कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड द रेशियो स्केल. व्हाट इज मीन बाय द नॉमिनल स्केल? देयर मस्ट बी अ distinct classes. Those classes have a no quantitative properties. फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, मेल्स एंड फीमेल्स, ऑलरेडी मैंने बता चुका. जहां पे भी आपको इस हिसाब से मिलना है कि बूढ़े जवान, मेल फीमेल, जैसे इन्फांट्स एंड टीनेजर्स. लाइकवाइज ये होता है नॉमिनल मेजरमेंट स्केल. ऑर्डिनल स्केल, देयर इज अ डिस्क्रीट क्लास, द फाइनल पोजीशन, the discrete classes, but these classes have a natural ordering in a ranking. जैसे हम रैंकिंग निकालते हैं, क्लास में कितने बच्चे आए, फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, फिफ्थ कौन, इस हिसाब से नेचुरल सेटिंग्स में जो भी रैंकिंग आ रहा है, जो भी सब्सटेंशियल या सबसिक्वेंट नंबरिंग हम कर सकते हैं, दैट वन इज द ऑर्डिनल स्केल. ओके, इंटरवल क्लास. ओके, इट इज पॉसिबल टू कंपेयर डिफरेंस इन अ मैग्नीट्यूड. जो भी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, इंटरवल क्लास में इतना याद रखना कि डिफरेंस इन अ मैग्नीट्यूड, द पोजिशनल रेशियो निकाला जाता है यहाँ पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर डाटा सेट्स. तो इंटरवल क्लास नॉमिनेशंस मेजरमेंट जो भी है, तो यहाँ पे इतना याद रखना, जीरो कभी भी नहीं है. ओके, एंड द रेशियो स्केल, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. ये सबसे ज्यादा रेशियो स्केल यूज होता है आरसीटी में, क्लिनिकल ट्रायल्स में. तो यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है कि आउट ऑफ द नॉमिनल स्केल्स, which scale is going to be used in RCT? The ratio scale is the answer. Okay, वेरिएबल हमने कल पढ़ा था. डाटा प्रेजेंटेशन पे आज बात करनी है. द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा refers to the whatever you are obtaining in your research, put in the manner that should be in a readable, presentable and easy to understand. That one is a presentation of that particular data. Methods to presentation data, that one is the tabulation, chart and diagram. That means chart and diagram is the graphical presentation.
ओके ओके। रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। टेबल मस्ट बी नंबर्ड, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसमें। टाइटल मस्ट बी गिवन टू ईच टेबल, हेडिंग ऑफ अ कॉलम एंड रोज मस्ट बी क्लियर, significant, sufficient, okay, and fully defined. The data must be presented according to the size of importance, chronological, alphabetically, or the geographically. Then the data includes rate and proportion mentioned in the denominator. The table should not be too large. अगर बहुत ज्यादा डाटा है तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको हमें और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर एक ही टेबल हम 15 कॉलम और 100 रोज में लेके जाएंगे तो वो दैट वन इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट वन इज नॉट प्रेजेंटेबल इन नेचर। ओके। तो टैबुलेशन, टैबुलेशन में ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्वालिटेटिव डाटा है, लेकिन इतना ही याद रखना कि आपको टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, चार्ट एंड डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। डाटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ्स, इट इज अ मोर इफेक्टिव देन द वर्ड्स। ज्योमेट्रिकल इमेज of set of data, okay. The diagram should be, ये इसके गाइडलाइंस है, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, सेव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, एज क्लियर इंडिकेटिंग कंटेंट, फुल लेबल्ड, वाई एक्सिस वर्टिकल यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी, ये याद ही रखना। एक्स एक्सिस is used for the whatever your data title, that one is a scale कौन सा आप ले रहे हो, nominal है, ratio है, whatever the thing, और y axis should be represent the frequency of that particular data। okay, various diagrams हैं। बार डायग्राम्स कहाँ पे यूज करना है? when data are given in a whole number, when data compared easily, bar diagram widely used to easy prepare tool comparing categories and mutually exclusive the discrete data। discrete data में ना बार डायग्राम यूज करना है। डिफरेंट कैटेगरीज एंड इंडिकेटेड ऑन अ वन एक्सिस, जैसे मेल फीमेल में कितना बड़ा है, या फिर इस एक यहाँ पे दिखाइए, जैसे अभी पी वाई वैक्स के जो भी केसेस है, मेल में कितने हैं, फीमेल में कितने हैं, आलसीपुरम के कितने हैं, 62-31। तो लाइकवाइज हमें जहां पे भी ऐसे कंपैरिजन करना है तो दैट शुड बी कंडक्टेड इन अ बार डायग्राम। सिंपल, मल्टीपल और कंपाउंड और कंपोनेंट और प्रोपोर्शनल, ये उसके टाइप्स है। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन टाइप्स यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड कीप इन योर माइंड फॉर द एमसीक्यूज। ओके, दिस वन इज अ कंपोनेंट प्रोपोर्शनल बार डायग्राम, बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं, एक बार मैं दिखा दूं। दिस वन इज अ सिंपल बार डायग्राम, दिस वन इज अ मल्टीपल और कंपाउंड बार डायग्राम, यहाँ पे दो से भी ज्यादा बार आ सकते हैं। एंड दिस वन इज अ प्रोपोर्शनल सॉरी, प्रोपोर्शनल और कंपोनेंट बार डायग्राम। बहुत बार ऐसी इमेज दी जाती है, द डायग्राम नेम पूछा जाता है। ओके, तो पाई डायग्राम कहाँ पे यूज होना है? तो व्हेन डेटा इज गिवन इन अ परसेंटेज, इसको याद ही रखना। when different aspect of a variable not to be displayed, and when data are to be compared normally, normal distribution पे भी हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल से ही मिलता है। लाइकवाइज जो हमने वही वो बार डायग्राम में जो एग्जांपल लिया था वही यहाँ पे एग्जांपल है। दैट वन इज अ 360 डिग्री सर्कल में उसका जो भी परसेंटेज वाइज निकाला जाता है, उसके बाद में इसको बार डायग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। बट याद रखना, whenever you are going to establish a percentage values, you should use a pie diagram, that one is a guideline given by the whatever the authorities। okay, पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम एक अलग चीज है। जैसे पिक्टोग्राम जो है वो जियोग्राफिकल मैनर में, जब हमें कोई डाटा प्रेजेंट करना है या फिर डेटा जो है वो बहुत सारा बड़ा नंबर का है,
एट दैट टाइम यू शुड यूज द पिक्टोग्राम। हमने बहुत बार देखा हुआ होगा कि गवर्नमेंट डाटा जो भी आता है, लाइक द मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फांट्स, देन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ पर्टिकुलर डेंगू, ऑल दो शुड बी इन पिक्टो। जहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक इन्फांट इज इक्वल टू द 50 इन्फांट डेथ। अगर एक पिक्चर दिख रहा है तो दैट वन इज इक्वल टू 50 डेथ हो चुकी है। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू, जैसे अभी 1960 पे यहाँ पे 150 डेथ दिखा है, 1 इज इक्वल टू 50, दैट वन इज 50 इंटू 3, 150। जहाँ पे भी डेटा बहुत ज्यादा है, जियोग्राफिकली स्कैटर्ड है, वहां पे हमें पिक्टो या फिर पिक्चर डायग्राम या फिर ग्राफ जिसको बोलते हैं वो यूज करना है। डाटा प्रेजेंटेशन विद अ मैप, जैसे हमने कोविड पे देखा था, रेड, ऑरेंज, येलो जोन, तो जोन वाइज वहां पे, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डेटा होता है, लाइक पूरा कंट्री का डेटा है, पूरा रीजन का डेटा है। एट दैट टाइम यू शुड यूज अ मैप डायग्राम। ओके। क्वालिटेटिव, अभी तक हमने जो देखा वो क्वांटिटेटिव में, यहाँ पे आएगा क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा में क्या क्या यूज होता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड स्कैटर्ड डायग्राम, ये सब कुछ होता है क्वालिटेटिव में। हिस्टोग्राम इज वेरी सिमिलर टू बार चार्ट, लेकिन हमने बार चार्ट में देखा था कि वहां पे गैप्स होते हैं, हिस्टोग्राम में कभी भी गैप्स नहीं मिलेंगे। अगर कंटिन्यूस डब्बे डब्बे दिखाई दे तो आंख मूंद करके उसको लिख देना है हिस्टोग्राम, और उसी हिस्टोग्राम का सेंटर पॉइंट अगर कैच करके उसका एक जो भी पॉलीगॉन आएगा दिखा दो, ये हो गया हिस्टोग्राम। ओके। डब्बे 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 एक के बाद एक आ रहे हैं, दैट वन इज अ क्वालिटेटिव डाटा, आंख मूंद करके टिक मार्क कर देना, दैट वन इज अ हिस्टोग्राम। अभी इसी हिस्टोग्राम का जो भी मिड पॉइंट है वो सिर्फ पकड़ ले और उसका अगर पॉलीगॉन बनाया जाए तो दैट वन इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये सब चीजों को अगर जोड़ा जाए दैट वन इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके। और उसी चीज को ये स्ट्रेट लाइन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और उसी चीज को अगर हम थोड़ा सा कर्व में जोड़ा जाए तो दैट वन इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व। द डिफरेंस इज ओनली द ज्वाइनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड फ्रीक्वेंसी कर्व निकालना पड़ता है, दैट वन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ओके। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम और द ऑर्गिव और द ओगिव। ओके। इसका और वाला जहां जहां पे भी है ना, उसको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, वो आपको याद रखना ही है। यहाँ पे क्या है कि पहला वाला जो है वो एक है, दो है, जो पीछे वाले ऐड करते हुए जाना है, दैट वन इज ओगिव और द फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव डायग्राम। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा है कंटिन्यूस मैटर। ओके। लाइन डायग्राम में जैसे हम टीपीआर चार्ट बनाते हैं, दैट वन इज अ पार्ट और काइंड ऑफ अ लाइन डायग्राम। Scattered dot diagram is also known as the correlation diagram. Scattered or a dot diagram is known as a correlation diagram. Okay, तो correlation ये आपका scattered और dot diagram है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और जैसे कि वैसे याद कर लेना। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट वन इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या हो रहा है कि जो भी डाटा हमारा है वो स्कैटर डाउन अराउंड द वॉट एवर द लाइन डायरेक्शन, बट दैट लाइन शुड बी टूवर्ड्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बट वो उतना इंक्लाइन नहीं है, एंड दैट डाटा इज नॉट प्लॉटेड अराउंड द लाइन, बट दैट वन इज अ वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन सेम अपोजिट with the strong positive correlation. Weak negative correlation वैसे ही है, moderate negative correlation and the no correlation, जहाँ पे कोई भी हम लाइन ऑब्टेन नहीं कर सकते, that one is a no correlation. That means there is a no cause and effect relationship between the variables. That one is a dependent and non-dependent.
ओके। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, जीरो कोरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कभी भी ऑब्टेन नहीं होता है, बट रिसर्च में इन चीजों का भी इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे डायग्राम दी जाएगी आपको, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम है वो किसी भी एक डायग्राम दी जाएगी एंड स्टेट द फॉलोइंग। ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, लाइकवाइज आपको पूछा जा सकता है। वैसे ही इस चीज में हो जाएगा। ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट्स जो भी बोले थे वो निकाले हैं? ओके। अगर किसी को भी दिक्कत हुई तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी आपके पास है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस। और डॉक्टर रजत, इनको क्वेश्चन बैंक्स और ये सब कुछ दे दिया है? हाँ सर, आज प्रोवाइड हो जाएगा। रजत प्लीज सी चैट बॉक्स। कल से क्या दिक्कत है पता नहीं, मैं आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूँ किसी की भी। ओके ठीक है, अगर आज प्रोवाइड किया जा रहा है आप सबको तो पीडीएफ और मैंने एक बुक भेजा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। मैं कल के टाइमिंग जो है वो अपडेट कर दूंगा आपको। कल की क्लास 2 घंटे से ज्यादा चल जाएगी शायद, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक और आपके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और फिर मंडे से हम अलग से चीजें स्टार्ट कर देंगे। ओके। एवरी 2 डेज 3 डेज के बाद में हम एक हाफ एन आवर का, जो भी आपका डाउट सॉल्विंग प्रोसीजर है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से हम हाफ आवर का 2 से 3 दिन बाद, एवरी 3 डेज बाद कर लेंगे उसको, ये 15 to 30 मिनट्स। तो उस पे ज्यादा फोकस हो जाएगा और डिस्कशन। एक बात याद रखना कि जैसे हम, मुझे पता है आप, मैं भी डॉक्टर हूँ, आप लोगों ने भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो सिलेबस कंप्लीशन है ये आपके साथ में ही होगा। आप जितना पढ़ोगे, जितना उसको डिस्कशन पे लाओगे, उतना बाकी लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पे पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। कोई श्लोक अगर है तो उसका अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, उसका मोड ऑफ ऑपरेंटी समझ में नहीं आ रहा है, द इन बिटवीन लाइन मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, दैट शुड बी डिस्कस इन दैट particular session 15 to 30 minutes every after 3 days. So that will be a very beneficial in a competitive exams. Okay, should we stop here today? ओके सर। Okay then, good night everyone. गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।